बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम दो टोक के साथ मैं हूं आपका मेजबान फवाद अनवर। अपने आज के इस प्रोग्राम में हमें कुछ बात करनी थी उन असातिज़ा के बारे में जो कि अपने जायज़ हुकूक का मुतालबा लिए कराची प्रेस क्लब के बाहर बैठे थे, लेकिन आज हमने देखा कि उन्हीं असातिज़ा के खिलाफ भरपूर पुलिस एक्शन अमल में लाया गया और उन असातिज़ा पर लाठियां बरसाई गई, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया, जबकि कई असातिज़ा को गिरफ्तार भी कर लिया गया। एक अच्छी खबर अब से कुछ देर कबल ही जरूर आई है कि इन असातिज़ा ने अपना वो धरना जो कि आज कराची प्रेस क्लब पर इस तशद्दुद के बाद दिया था उसको खत्म करने का ऐलान किया है और इस यकीन दहानी के बाद कि जनाब सेक्रेटरी तालीम बुध के रोज मुज़ाकरात करेंगे और असातिज़ा के जो अपनी तनख्वाहों के हवाले से मुतालबात हैं उन्हें कंसीडर किया जाएगा। तो उन असातिज़ा ने जो कि आज प्रेस क्लब के बाहर धरना देकर बैठ गए थे, उन्होंने अब ये इतलात हैं कि अपना धरना खत्म कर दिया है। दरअसल ये मामला था कि अपने आज के इस प्रोग्राम में जरूर बात करेंगे और ये नौबत क्यों कर हर कुछ अरसे बात पेश आती है कि प्राइमरी स्कूल टीचर्स अपने मुतालबात के हक में जो कि उनके जायज मुतालबात हैं, अपनी तनख्वाहों से मुताल्लिक मामलात हैं, उनके हक में सड़कों पे दिखाई देते हैं और उसके बाद हर बार की तरह हम ये देखते हैं कि उन पर लाठियां बरसाई जाती हैं, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जाता है और तशद्दुद का रास्ता इख्तियार किया जाता है। क्यों कर ये मसला हल नहीं हो रहा, अपने आज के इस प्रोग्राम में बात करेंगे। और इस वक्त प्रेस क्लब से बराह रास्त हमारे नुमाइंदे जनाब केएम अब्बासी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम जरा बात करेंगे और ये जरूर जानेंगे कि असातिज़ा किस हद तक खुश हैं और जिस तरीके से चेयरमैन न्यू टीचर्स कमेटी जनाब अबू बकर साहब ने ये कहा है कि अगर उनकी तमाम डिमांड्स पूरी हो जाती हैं तो वो यकीन दहानी कराते हैं कि आइंदा इस तरह की धरनों की तरफ नहीं जाया जाएगा। अलबत्ता अगर बुध के रोज की मीटिंग नाकाम होती है तो एक बार फिर धरने पर गौर किया जाएगा। एक ब्रेक की तरफ जाएंगे और ब्रेक के बाद केएम अब्बासी हमारे नुमाइंदे बराह रास्त कराची प्रेस क्लब से होंगे, उनसे कुछ अपडेट्स लेंगे और इसी टॉपिक के ऊपर हम कुछ गुफ्तगू करेंगे। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं और प्रोग्राम के इब्तिदाई हिस्से में आज हम बात कर रहे हैं जो तनख्वाहों के लिए असातिज़ा सरापा एहतजाज थे, पुलिस की जानिब से उन पर शदीद लाठीचार्ज किया गया और जिसके बाद हमने देखा था कि एक बार फिर असातिज़ा धरना देकर कराची प्रेस क्लब के बाहर बैठ गए थे और अब ये इतलात है कि धरना खत्म किया जा चुका है। हमारे नुमाइंदे केएम अब्बासी इस वक्त कराची प्रेस क्लब पर मौजूद हैं, उनसे जरा जान लेते हैं कि क्या कुछ सूरत हाल है। केएम, अपडेट कीजिएगा, किन शराइत की बुनियाद पर ये असातिज़ा ने अपना धरना खत्म किया है और क्या वो मुतमईन है इन तमाम तरह के यकीन दहानियों से जो कि उन्हें कराई गई है? केएम जी बिल्कुल, जो शराइत तो कुछ भी नहीं है। शराइत यही रखे गए थे कि जो लोग गिरफ्तार किए गए हैं, जिन पर तशद्दुद हुआ और जिनको थाने में बंद किया गया था, उनकी रिहाई का ही जो है मसला हुआ था। पुलिस की जानिब से मुज़ाकरात किए गए, कोई हुकूमत के बीच में जो है मुदाखलत नजर नहीं आई, ना ही कोई नुमाइंदा जो है वो यहाँ पर पहुंचा। इतना बड़ा तशद्दुद हुआ, लाठीचार्ज हुई, वाटर कैनन का इस्तेमाल हुआ और इनमें खवातीन भी जख्मी हुई, लेकिन कोई भी हुकूमती नुमाइंदा यहाँ पर नहीं आया। काफ़ी देर से जो है कुछ लोगों के मुज़ाकरात पुलिस के साथ ही हुए थे और इनका ये मुतालबा था कि जो लोग गिरफ्तार किए गए कम से कम उनको छोड़ा जाए, जिसके बाद पुलिस ने यही शराइत रखे थे कि जो लोग गिरफ्तार किए गए उनको उसी सूरत में छोड़ा जा सकता है जब आप ये धरना ख़त्म कर दें। और बिला आखिर यही हुआ कि जो उनके असल मुतालबात थे वो दम तोड़ गए और अपने जो गिरफ्तार किए गए थे उनको छुड़ाने में ही ये जो है असातिज़ा जो है यहाँ पर उन्होंने ये धरना ख़त्म किया है। और बाज़ाब्ता तौर पर इससे कबल भी मुतालबात गुज़िश्ता 8 रोज से यहाँ पर वो मौजूद थे, मुतालबात करते रहे और आज ही उन्होंने वज़ीर आला जाने का फैसला किया था। ताहम उसके दौरान ही उन पर लाठीचार्ज की गई, वाटर कैनन का इस्तेमाल हुआ और ना ही इस दौरान जो भी मामला हुए, लेकिन हुकूमत हरकत में ना ही हुकूमती नुमाइंदों ने भी जो है इनका एक टेलीफोन तक नहीं किया, ना ही इनका हाल पूछा और वैसे ही पुलिस के थ्रू उन पर इतना दबाव डाला गया कि बिलाखिर उन्होंने अपने मुतालबात से दस्तबरदार होकर अपने जो लोग थे उनको छुड़ाना ही मुनासिब समझा। जी ठीक है, तो आप अब ये कह रहे हैं कि बज़ाहिर असातिज़ा आपको मुतमईन दिखाई दे रहे हैं, लेकिन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि आपने रेज किया कि हुकूमती एहलकारों की जानिब से या तो किसी आम शख्सियत की जानिब से किसी तरह की कोई यकीन दहानी नहीं कराई गई है, बल्कि पुलिस का एक इंपॉर्टेंट रोल रहा है, ये आपने मेंशन किया। तो कोई खास वजह है कि ना हमारे वजीर तालीम ना कोई एक आम शख्सियत जो है वो इन असातिज़ा के पास आया या इनको किसी तरह की कोई यकीन दहानी नहीं कराई?
जी बिल्कुल, इनके सबसे पहले जब हमने इनसे बात भी की और इनके मुतालबात जो थे, उनका ये कहना था कि पीर मजर जिन्होंने इनकी भर्ती की थी इन असातिज़ा की, वो खुद नेब से जो है अब उनको क्लीन चिट मिल चुकी है और वो यही केस है जिसमें उनको क्लीन चिट मिली है। अगर सूबाई वजीर जो कि साबिक वजीर तालीम रहे हैं और उन्होंने इनको भर्ती किया था 2002 में, उस दौरान का ये कहना है कि अगर उनको क्लीन चिट मिल सकती है तो फिर इनके मुताबिक उन पर अमल दरामद नहीं हो रहा, तो जिंदगी असातिज़ा को ठुकराती है, इनके मुतालिक जो है खामोशी से काम लेती रही है और इनके जो मुतालबात हैं वो गाय बगाए सामने भी आते रहे। मुख्तलिफ औकात में इन्होंने एहतजाज भी किया, धरने भी दिए, इसी तरह से लाठियां भी खाकर वापस चले गए थे। ये पहली मर्तबा नहीं, इससे कभी भी होता रहा, लेकिन आज भी अफसोस की बात यह है कि आज भी इन पर पुलिस के थ्रू दबाव डाला गया, ना ही कोई हुकूमती नुमाइंदा आया। अगर कोई हुकूमती नुमाइंदा आकर इनके दो जो मुतालबात है वो सुन लेता, इनको ये करा देता, तो शायद उस टाइम भी ये एहतजाज खत्म कर रहे थे, हुकूमत पर यकीन कर लेते। जब पहले भी इस किस्म के जो है मुज़ाकरात होते रहे हैं, जिनमें मुज़ाकरात किए गए, कामयाबी हुए, लेकिन उन पर अमल दरामद फिर ख्वाब बन गया। तो आज भी यही हुआ कि आज तो कोई जो है हुकूमती नुमाइंदा यहाँ पर पहुंचा नहीं, लेकिन जो पुलिस के थ्रू उन पर दबाव डाला गया और कहा ही क्या कि जो दोपहर को लाठीचार्ज के दौरान जिन पर तशद्दुद हुआ था, जो लोग गिरफ्तार हुए असातिज़ा यहाँ से, उनको उसी सूरत में रिहा किया जा सकता है जब आप यहाँ से प्रेस क्लब से उठ जाए। और यही हुआ कि जब उनको उसी टाइम जैसे उनको रिहा किया गया तो उसके बाद कराची प्रेस क्लब से जो एहतजाजी धरना था वो भी खत्म कर दिया गया। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, आप अपडेट करे थे इस वक्त बराह रास्त प्रेस क्लब से, जहां पर अब से कुछ देर कबल तक ये धरना जारी था असातिज़ा का, जो कि अपनी तनख्वाहों की अदम अदायगी की बुनियाद पर सरापा एहतजाज थे। लेकिन अब उन्हें ये यकीन दहानी कराई गई है कि सेक्रेटरी तालीम साहब उनसे बुध के दिन मुज़ाकरात करेंगे, जिसके कवी इम्कानात ये बताए जा रहे हैं कि गालिबन इन असातिज़ा के वो तमाम तर तहफ़्फ़ुज़ात जो कि उनको लगता है कि दूर हो जाएंगे, वो दूर कर दिए जाएंगे। अब देखना यही है कि बुध के रोज आया क्या होता है या क्या नहीं। इसी हवाले से कुछ मजीद बात करेंगे। इस वक्त जनाब अनवार अहमद ज़ही साहब हमारे साथ मौजूद है, माहिर तालीम है। सर बहुत बहुत शुक्रिया कि इस प्रोग्राम में आपने हमें ज्वाइन किया है। ये आज हम देख रहे हैं कि एक बार फिर असातिज़ा सरापा एहतजाज थे और एक बार फिर उन पर जो है वो तशद्दुद का रास्ता अख्तियार किया गया। क्या कहेंगे सर कि जिस तरीके से हमारे नुमाइंदे ने भी मेंशन किया कि जो माजी की पॉलिसीज थी उनका खमियाजा ये असातिज़ा भुगत रहे हैं, तो इसके ऊपर क्या कमेंट करना चाहेंगे सर? हम कोशिश करेंगे कि एक बार फिर राब्ता बहाल कर सकें जनाब अनवार अहमद ज़ही साहब से और उनसे ये जरूर जान सकें कि ये माजरा वो किस तरह से देखते हैं और जिस तरह से हर बार हम ये सुनते हैं कि हर गुजरते दिन के साथ चंद महीनों के बाद ये इनफैक्ट असातिज़ा सरापा एहतजाज होते हैं और उन पर शदीद तशद्दुद भी किया जाता है। और आज भी जिस तरह से इत्तलात थी कि असातिज़ा पर न सिर्फ लाठियां बरसाई गई बल्कि कुछ असातिज़ा को गिरफ्तार भी किया गया। इसी पर मजीद गुफ्तगू करेंगे। इस वक्त अनवार अहमद ज़ही एक बार फिर हमारे साथ मौजूद हैं। अनवार साहब, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया कि इस प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त आप हमें देने जा रहे हैं। ये बता दीजिएगा कि हर बार हम ये देखते हैं कि असातिज़ा सरापा एहतजाज होते हैं, ये जो माजी में कुछ अहम हुकूमती शख्सियात की पॉलिसी की जो सजा है वो असातिज़ा भुगत रहे होते हैं, तो इसके ऊपर सर क्या कमेंट करेंगे आप? मैं सबसे पहले तो ये कहूंगा कि जनाब बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं, दो राय नहीं हो सकती कि इनको उन लोगों ने एंगेज किया था कि जो उस वक्त बरसरे इक़्तिदार थे, बरसरे इक़्तिदार ही नहीं बल्कि बाइख्तियार थे, तो उन्होंने रिलाय करते हुए उनके तकर्रुरनामों को अपना काम किया, ड्यूटीज दी। अब इसमें दो पहलू निकलते हैं, एक ये है कि तकर्रुरनामे ठीक नहीं थे या तकर्रुर की मंजिल तक पहुंचने के लिए जो तकाजे कानूनी थे वो पूरे नहीं हुए थे। ठीक, इन दोनों सूरतों में असातिज़ा जो हैं वो सिर्फ एक वजह से बोर्ड इल्जाम ठहराए जा सकते हैं, दूसरी वजह नहीं है। उन्होंने तो यकीन करके अपने तकर्रुरनामे लेके और काम शुरू किया। उनका कसूर ये है कि अगर उन्होंने किसी लालच के, किसी अंडर टेबल किसी डील के साथ किया है तो यकीनन ये उनकी तरफ आती है बात। लेकिन इसका मतलब हर चीज ये नहीं है कि जिनको आपने मुलाजिम रख लिया है और वो ड्यूटीज भी दे रहे हैं, उनकी अगर तनख्वाहें नहीं मिली हैं तो उन्हें आराम और सुकून से न सुना जाए और कोई तरीका करीना ना निकाला जाए, चाहे इनकी सरजनिश हो, लेकिन एक करीना निकलना चाहिए। उस्ताद का एक मकाम है, माशरे में तौकीर है, इज्जत है। ये इस तरह करके हम करते क्या हैं कि अपनी पूरी रिवायत को, वजादारी को, करीने को और माजी को
खुद अपने हाथ से कत्ल कर रहे होते हैं कि अब हमारे यहाँ कोई तखसीस नहीं है एक आम दहशतगर्द या खराब काम करने वाले और उस्ताद के दरमियान। मेरा आखिर में यही कहना है कि अब भी वक्त है कि इनसे बात की जाए, ये भी असातिज़ा भी अपनी जिद पर कायम न रहें और अगर इनकी तरफ से कोई कोताही है तो उसको सुलझाने की कोशिश करें और अरबाब इख्तिदार अपने अंदाज में इन पर एक नजर करें तवज्जो की और रहम की, ताकि माशरे में जो उस्ताद का मकाम और तौकीर है वो मजरूह होने से रह जाए और तलबा जो पहले ही सामने आके और दहशत गर्दों के हाथ में आलयकार बने हुए हैं वो किसी तरह इन्हें मिसाल बनाकर न कहें कि जब हमारे असातिज़ा की तौहीन हो रही है तो हम फिर किसी और रविश पर चल निकलें। ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक, अनवर साहब एक बस मैं आपसे सवाल ये करना चाहूंगा कि जिस तरह से आपने दोनों रुख दिखलाने की कोशिश की और जिस तरह से आपने मेंशन किया कि गालिबन जहां हुकूमती अहदेदारों की या तो मुतल्लका इदारों की नाअहली थी या तो उनकी तरफ से अगर कोई नेग्लिजेंसी थी तो वहीं कुछ गलतियां जरूर मौजूद थी उन असातिज़ा की भी कि जिसका खमियाजा आज भुगतना पड़ रहा है। लेकिन मुझे सिर्फ ये बताइएगा कि अगर एक चीज वाकई हो गई, भले उसमें कोई भी कसूरवार था, अब व्हाट डू यू थिंक व्हाट माइट बी द अल्टीमेट सोल्यूशन सर? क्या इसका सोल्यूशन निकल सकता है और क्या कोई बेहतर वे आउट हो सकता है? आप माहिर तालीम हैं और अरबाब इख्तिदार को भी बड़े बेहतर अंदाज में जानते हैं। सर आई कैन इजीली लुक इनटू द मैटर और मैं आई कैन फाइंड आउट द सॉल्यूशन एज वेल एट द सेम टाइम। देखिए, जहां वेयर देयर इज विल देयर इज अ वे, आपको पता है देयर इज वे। तो अगर विल है तो रास्ता निकलेगा। वो क्या है जनाब? वो ये है कि इस मर्तबा फिर इनका एक एक केस टू केस एनालाइज किया जाए। ठीक, ये क्वालिफिकेशन करते हैं और अगर वैकेंसीज अपनी जगह मौजूद है तो एक इम्तिहान से एक टेस्ट से इन्हें गुजार लिया जाए जिस पर इन्हें तरद्दुद नहीं होना चाहिए अगर ये मेरिट पर आ रहे हैं तो, और क्लेम कर रहे हैं कि हम हक रखते हैं टीचिंग का, हमारे पास है बस, तो इनकी तरफ से नहीं होना चाहिए। और एक गुजार दिया जाए इन्हें एक तरह के टेस्ट से और इनके क्रेडेंशियल्स को देख लिया जाए कि इनमें कोई गड़बड़ नहीं है। अगर दोनों मराहिल पर ये पूरे उतरते हैं तो इन्हें सब्जेक्ट टू हैविंग वैकेंसीज एंड अवेलेबल द वैकेंसीज एंड द पोस्ट इन द इंस्टीट्यूशंस, इनको लिया जा सकता है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अनवर अहमद ज़ई, माहिर तालीम हमारे साथ मौजूद थे, जिनका कहना यह था कि बड़े बेहतर अंदाज से इस इशू को रिजॉल्व भी कराया जा सकता है। अलबत्ता माजी की कुछ गलतियां जरूर हैं जिसका खमियाजा इस वक्त हम देखते हैं कि मुख्तलिफ असातिज़ा अब भुगतते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक ब्रेक की तरफ जाएंगे और ब्रेक के बाद अल्लामा हसन जफर नकवी साहब भी हमारे साथ इसी उन्वान पर गुफ्तगू करेंगे, जिसके बाद NA 120 पर होने वाले ज़िमनी इंतखाब के बारे में बात करेंगे और खुसूसी तौर पर यह जानने की कोशिश करेंगे कि अब NA 120 के ज़िमनी इंतखाब को, कि जिसको काफ़ी ज़्यादा अहमियत सियासी फ्यूचर के हवाले से दी जा रही थी, तो ऐसे में कुलसूम नवाज साहिबा का NA 120 का ये ज़िमनी इंतखाब जीतना क्या मुस्लिम लीग नून के लिए एक पॉजिटिव साइन है? और साथ साथ कुछ जरा बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और खुसूसी तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से भी, कि जिसके उम्मीदवार जनाब फैसल मीर साहब ने इस इलेक्शन के अंदर सिर्फ और सिर्फ 1414 वोट अपने नाम किए। एक ब्रेक और ब्रेक के बाद प्रोग्राम का सिलसिला यहीं से कंटिन्यू करेंगे। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं और असातिज़ा से मुताल्लिक़ ही हम गुफ्तगू कर रहे हैं और हर बार ये असातिज़ा सरापा एहतजाज होते हैं। गो कि जनाब अनवर अहमद ज़ई साहब ने बड़ी बेहतर गुफ्तगू की। उन्होंने कहा कि माजी में अगर अरबाब इक़्तिदार की तरफ से अगर कुछ गलतियां हुई हैं तो ये भी देखना होगा कि उन असातिज़ा की जानिब से भी तमाम तर जो मेरिट के तकाजे हैं उनको भी पूरा किया गया था या नहीं किया गया था। साथ साथ उनका यह कहना बड़ा इंपॉर्टेंट था कि जी अगर ये गलती हो भी गई तो वो एक जगह, लेकिन अब बेहतर मुस्तकबिल के लिए इस गलती का अजाला जरूर होना चाहिए। इसी अहम मामले पर मज़ीद गुफ्तगू करने के लिए इस वक्त हमें ज्वाइन किया है जनाब अल्लामा हसन जफर नकवी साहब ने। अल्लामा साहब, सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया कि इस प्रोग्राम में आप हमारे साथ शरीक हैं। गो कि हमारे यहाँ ये तस्वुर किया जाता है कि उलमाए दीन को और जो हमारे रिसर्च स्कॉलर्स हैं उनको जो है वो मखसूस इस्लामिक टॉपिक्स पर ही ले सकते हैं। गो कि आपसे तालीम और तरबियत का सिलसिला बड़े बेहतर अंदाज में कंटिन्यू होता है, तो मैंने आज ये जरूर सोचा कि आपकी राय भी
इस प्रोग्राम में शामिल की जाए। तो सर क्या कहना चाहेंगे, जो हर बार असातिज़ा सरापा एहतजाज होते हैं फिर उन्हें तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है? अल्लामा साहब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे भाई, असल में तो ये हमारा ही मसला है। उलमा ही अगर इन चीजों को टेक ओवर कर लेते, सही तरीके से हैंडल कर रहे होते, तो आज ये नौबत ना पहुंचती कि सड़कों पे ये सरे बाजार रुसवाई हो रही होती। बच्चों को पढ़ाने वाले, बच्चों की तरबियत करने वाले असातिज़ा, उसमें टीचर्स, हमारी लेडी टीचर्स भी शामिल हैं, उन पर वाटर कैनन फेंका जा रहा है, उनको डंडे मारे जा रहे हैं। अगर उनका गलत अपॉइंट भी किया है तो किसने किया है, कौन है वो बेईमान, कौन है वो चोर, उसको तो पकड़ो ना। कोई वो मिनिस्टर होगा या कोई सेक्रेटरी होगा, उसी ने इनको अपॉइंट किया है ना, इनको अपॉइंटमेंट लेटर किए हैं। मैं एक सवाल यहाँ करता हूँ, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, MNA, MPA, इनको कौन है जिसको 1 महीने की तनख्वाह मिली है? नहीं मिली है किसी को। अगर इनको नहीं मिले तनख्वाह तो कितना स्टोर करते हैं? ये बेचारे प्राइमरी टीचर, ये बेचारे इनके घरों में चूल्हा, ये इन असेंबली के मेंबरों को तो साल भर तनख्वाह नहीं मिले तो ये खा लेंगे आराम से। ये गरीब टीचरों का चूल्हा कैसे जलेगा? अगर इनको गलत अपॉइंट किया, सही अपॉइंट किया, किसने क्या क्या ये अपॉइंटमेंट लेटर अपने घर से बना के लाए हैं? क्या इन्होंने अपॉइंटमेंट लेटर अपने घर में बैठ के टाइप किया है? ये वही करप्ट सिस्टम, ये वो करप्ट ब्यूरोक्रेसी, करप्ट मिनिस्टर, जिन लोगों ने ये सारा सिस्टम किया, अब खुद खा पी के भाग गए और ये बेचारे मजलूम सड़कों पे धक्के खा रहे हैं, ये सड़कों पे जलील हो रहे हैं, इनके बच्चे, इनके घरों पे चूल्हे नहीं जल रहे हैं। लिहाजा हम इनके साथ हैं और चाहते हैं, पूरी अज़ई साहब ने भी बिल्कुल सही बात की है, इनको पैसे दो, इनको तनख्वाहें दो, इनको एडजस्ट करो, जिसकी गलती है उसको पकड़ो, जिन्होंने गलतियां की हैं, माजी में इन गरीबों पर जुल्म किया है। नहीं अल्लामा साहब, कता कलामी माफ सर, कता कलामी माफ। अनवार में ज़ई को ही अगर हम कोट कर रहे हैं तो उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात ये भी कही कि अगर जिन ब्यूरोक्रेसी की तरफ आपका इशारा है या तो जिन करप्ट अफसरान की तरफ आपका इशारा है, इनफैक्ट अगर उसकी तरफ से कुछ कोताहियां हुई हैं तो उनको ये भी उनका ये भी कहना था कि ये भी हमें देखना होगा कि कहीं उन असातिज़ा की जानिब से भी जॉब्स के उसूल के लिए मेरिट की खिलाफ वर्जियां तो नहीं की गई या साथ साथ अंडर टेबल कुछ मामला तो नहीं हुए। तो इसके ऊपर भी कुछ आप कहना चाहेंगे सर? देखिए, मैं बिल्कुल साफ बात कह रहा हूँ कि अगर कोई मेरिट के खिलाफ भी आया है तो कौन उसको लाया है? अगर किसी ने किक बैक्स ली है, या मैं वो लफ्ज नहीं इस्तेमाल करना चाहता, मैं शागिर्द हूँ, मैं मौजूद असातिज़ा, मेरे सर के ताज हैं, बल्कि अनवार अहमद ज़ई साहब तो बराह रास्त मेरे उस्ताद हैं, मैं तो ये लफ्ज इस्तेमाल ही नहीं कर सकता किसी टीचर के लिए। लेकिन अगर किसी ने किया है तो जिम्मेदारी फिर कहाँ जाती है? किसने किक बैक ली है? किसने उनसे रिश्वत ली है? किसने उनसे नाजायज पैसे लिए हैं? कौन उनको मेरिट के ऊपर, मेरिट के बगैर, अगर वो मेरिट पर नहीं थे तो मेरिट के बगैर उनको अपॉइंटमेंट लेटर दे रहा है पैसे लेके? जिम्मेदारी कहाँ जाती है? वो तो आराम से बैठे हुए असेंबलियों में, वो तो बैठे हुए वजीर बनकर बैठे हुए और मुस्कुरा रहे हैं, लाखों करोड़ों रुपया जितना भी उन्होंने तो खाना था कमा के। इनको ये क्यों रुल रहे हैं? ये क्यों ख्वार हो रहे हैं सड़कों के ऊपर बेचारे? ये हमारे लोग नहीं, क्या ये गरीब लोग नहीं है? नौकरी के लिए यहाँ पे क्या कुछ नहीं होता है पाकिस्तान में? एक नौकरी हासिल करने के लिए गरीब आदमी बेचारा क्या कुछ नहीं करता है। लिहाजा मैं बिल्कुल इनके ये नहीं कर सकता कि इन गरीबों पर सारा इल्जाम धर दूं। हर सूरत में जिम्मेदार हाकिम होता है, हर सूरत में जिम्मेदार हुक्मरान होता है, हर सूरत में जिम्मेदार वो लोग होते हैं जो इस तरह की हरकतें करने का बाइस बनते हैं। अगर हमारे सेक्रेटेरिएट के अंदर निजाम सही हो तो ये गलतियां क्यों हो, ये जुल्म क्यों होगा? ठीक है अल्लामा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया इस प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त आपने दिया और अपनी कीमती राय का इजहार भी किया। एक ब्रेक के लिए मुझे कहा जा रहा है, क्विक ब्रेक की तरफ जाएंगे, जिसके बाद NA 120 के ज़िमनी इंतखाब के बारे में बात करेंगे कि जिसमें कुलसूम नवाज साहिबा ने यह मैदान अपने नाम किया, लेकिन जहां इस पूरे इंतखाब को एक कड़ा इम्तिहान करार दिया जा रहा था मुस्लिम लीग नून को, तो क्या वाकई इस ज़िमनी इंतखाब में कामयाबी के बाद वो तमाम कयास आराइयां दम तोड़ गई हैं जो कि काफी अरसे से ज़ेरे गर्दिश थी? एक ब्रेक की तरफ जाएंगे और ब्रेक के बाद इसी हवाले से कुछ मजीद गुफ्तगू करेंगे। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक के बाद अब कुछ बात करेंगे हल्का NA 120 में होने वाले ज़िमनी इंतखाब के बारे में कि जिसमें कुलसूम नवाज साहिबा ने कामयाबी अपने नाम की और आवाम के एतमाद का वोट जो है वो कुलसूम नवाज साहिबा के पास गया। ऐसे में इस पूरी सिचुएशन में जो मुस्लिम लीग नून के हवाले से एक कड़ा इम्तिहान इसको कहा जा रहा था, तो क्या वाकई मुस्लिम लीग नून अगर इसको एक टेस्ट केस ही तस्वीर कर लिया जाए तो इस कड़े इम्तिहान में कामयाब हो गई या नहीं, इस पर कुछ मजीद गुफ्तगू करेंगे। इस वक्त हमारे साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा जनाब डॉक्टर अब्दुल क़य्यूम सोमरो हमारे साथ मौजूद हैं। सोमरो साहब, बहुत बहुत शुक्रिया इस प्रोग्राम में आपने हमें ज्वाइन किया है।
सर जरा मैं नून लीग की तरफ तो जाऊंगा और पीटीआई की तरफ जाऊंगा, ये मुझे बताइएगा ये आपके वाले जो उम्मीदवार थे जनाब फैसल मीर साहब, उनके हिस्से में इतने कम वोट आए सर? मतलब आजाद उम्मीदवार जो है वो जो शेख अजहर साहब हैं उन्होंने 7,130 वोट हासिल कर लिए। मिली मुस्लिम लीग के हिमायत याफ्ता आजाद उम्मीदवार याकूब शेख साहब ने 5,800 के करीब वोट हासिल कर लिए। ये फैसल मीर साहब के हिस्से में यानी कि पीपल्स पार्टी के हिस्से में इतने कम वोट क्यों आए सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, पहले तो मैं नहीं समझ रहा हूँ कि ये जो कल का इलेक्शन था इसको आप इस अंदाज में लें कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने वहाँ से कितने वोट लिए। असल बात ये थी कि जिस अंदाज में, जिस हालात में वो इलेक्शन हुए हैं, कोई भी पार्टी उस वक्त तैयार नहीं थी इलेक्शन लड़ने के उस मूड में। अचानक जो ये डिस्क्वालिफिकेशन के बाद हल्का खाली हुआ तो यकीनन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अपनी एक हिकमत अमली जरूर थी। मैं कतई कलामी कर रहा हूँ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो इतनी बड़ी तादाद में वोट मिले, आपके ख्याल में वो पिछले 1.5 साल से तैयारियां कर रहे थे इस हल्के में इंतखाब के लिए? देखिए, यही तो मैं आपको बता रहा हूँ कि कल वाली इलेक्शन को आप ये मयार न बनाए, क्योंकि कल वाला इलेक्शन एक तो ये था कि कुछ लोग इदारों के खिलाफ, अदलिया के खिलाफ खड़े हो गए थे और कुछ लोग ये पोज कर रहे थे कि हम अदलिया के साथ हैं और इदारों के साथ है। तो वो कल का इलेक्शन तो किसी और कॉन्टेक्स्ट में देखे उसको, अगर नॉर्मल इलेक्शन जिस तरह हमारे यहाँ होते हैं पाकिस्तान के अंदर जनरल इलेक्शंस होते हैं या बाय इलेक्शंस होते हैं, तो मैं समझ रहा हूँ कि कल के इलेक्शन को उस तनाजुर में, उस में नहीं देखना चाहिए और न देखा जाए, बल्कि वो सिचुएशन थोड़ी डिफरेंट थी। अब आने वाले जो भी इलेक्शंस होंगे उसकी सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ होगी, उसकी हैयत मुख्तलिफ होगी, उसकी नौबत मुख्तलिफ होगी और उसका तरीक़ेकार मुख्तलिफ होगा। इस हवाले से मैं समझ रहा हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कुछ लूज नहीं किया है, क्योंकि हमें पता है कि हम जिस स्ट्रेटेजी के साथ आगे जा रहे हैं पंजाब के अंदर या पूरे पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपनी पोजीशन बना रही है और इंशाल्लाह। मैं फिर ये पूछ रहा हूँ, आप किस कैपेसिटी में, किस कैनवस में कह रहे हैं? मैंने आपको एक एग्जांपल दे दी, आजाद उम्मीदवार शेख अजहर साहब ने 7,130 वोट हासिल कर लिए। साथ साथ आजाद उम्मीदवार जिनको हिमायत हासिल थी मुस्लिम लीग की, मिली मुस्लिम लीग की, उन्होंने सर 5,822 वोट हासिल कर लिया। आप बोल रहे हैं आप जो है वो स्ट्रांग हो रहे हैं, पंजाब के अंदर ये कर रहे हैं। आज मैं खुद पढ़ा था जनाब जरदारी साहब पाकिस्तान तरीके इंसाफ को ललकार रहे थे नौशेरा के अंदर, वहां तो उन्होंने ये भी बोल दिया कि जी अगली बारी हमारी होगी और हम बनाएंगे हुकूमत। किस कैपेसिटी में, किस कैनवस में बोल रहे हैं सर? मैं आपको बिल्कुल ये अल्हम्दुलिल्लाह यकीन दहानी करवा रहा हूँ कि आने वाले जो दिन होंगे, आने वाली जो इलेक्शंस होंगी वो मुख्तलिफ होंगी। अरे सर कैसे मुख्तलिफ होंगी? हालत में कैसे मुख्तलिफ होंगी? मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ। मेरी अगर 2 मिनट दें, एक तो मैं टेलीफोन पे हूँ और आप लोग वहाँ पे बैठे हुए हैं, तो मुझे ज्यादा तो ना करो, तो मुझे 2 मिनट दो बात करने की। मैं यही कह रहा हूँ कि आप चीजों को थोड़ा आप समझने की कोशिश करें कि इस इलेक्शन को हमने मयार नहीं बनाया था, हमने जिंदगी मौत का मसला नहीं बनाया था। हमने इस इलेक्शन को ऐसे किया था क्योंकि हमें पता था कि इस इलेक्शन का जो पस मंजर होगा, बैकग्राउंड है, इट वुड बी डिफरेंट। लेकिन हमने आगे क्या स्ट्रेटेजी बनाई है, आज के बाद जो आपके प्रोग्राम होंगे, आपके बाद जो इलेक्शन होंगे, उसमें आप जरूर ये सवाल कर सकते हैं कि अब इस मरतबा क्या हुआ। तो मैं आपको इंशाल्लाह ताला बता दूंगा कि उस वक्त हमारी पार्टी की पोजीशन सबसे बेहतर होगी, क्योंकि हम पूरे पंजाब में अपनी रिवाइव कर रहे हैं। पंजाब में जो है ऑर्गेनाइजेशन को मजबूत कर रहे हैं, बहुत सारे। ये कौन सा रिवाइवल है? आप खुद माशाल्लाह जी शऊर हैं, आप बड़ी स्ट्रॉन्ग केमिस्ट्री समझते हैं पूरी इलेक्शंस की। ये हम किस महीने में खड़े हुए हैं, इलेक्शंस कब होंगे, अभी भी आप कह रहे हैं स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, और अगर एक इलेक्शन के रिजल्ट आए उस पर आप ये कह रहे हैं कि जी इसको टेस्ट केस के तौर पे आप ना लें। मैं अभी भी यही कह रहा हूँ कि आप ये समझें कि ये वो इलेक्शन इस मयार का नहीं था जिसमें आप पीपल्स पार्टी की कारकर्दगी। चलिए मैं जरा इसके ऊपर कुछ मजीद आपसे भी बात करूंगा। जनाब उवैस तौहीद साहब भी हमारे साथ हैं, सीनियर एनालिस्ट हैं, उनसे जरा जान लेते हैं ना कि वो आया आपकी इस बात से मुत्तफिक है या नहीं। उवैस तौहीद साहब, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया कि इस प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त आप हमें देने जा रहे हैं। सर जरा मैं N120 में कुलसूम साहिबा की जीत के हवाले से तो जरा बाद में हम गुफ्तगू करेंगे। यहाँ पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से डॉक्टर अब्दुल क़य्यूम सोमल साहब की राय ये है कि जी जो अगर पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट ने, जो कि फैसल मीर साहब थे, अगर उन्होंने बहुत कम तादाद में वोट हासिल कर लिया, आजाद उम्मीदवारों से भी कम अगर वोट हासिल किए, तो वो बोल रहे हैं इसको टेस्ट केस के तौर पे ना लें। वो बोल रहे हैं ये इलेक्शन अचानक से हो गए, पीपल्स पार्टी इसके लिए तैयार भी नहीं थी। लेकिन दूसरी तरफ इनका दावा यह है कि पीपल्स पार्टी पंजाब का मैदान मारेगी आइंदा इलेक्शन में। आप मुत्तफिक हो सकते हैं इस बात से सर इनकी?
देखिए, ये NA-120 का जो इलेक्शन था, उससे जिस कॉन्स्टिट्यूंसी में उससे कुछ ही दूर मुबशर हुसैन साहब की रिहाइशगाह थी, जहां पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जन्म हुआ था 60 की दिहाई के अंदर। और कल के इंतखाबात के बाद और उससे कबल जो पीपल्स पार्टी का हाल है पंजाब के अंदर, तो हम तो ये देखना चाहते हैं कि कहीं ये फौज तो नहीं हो रही, इसका स्वयं तो लोग नहीं पढ़ रहे। ये बड़े अफसोस की बात है कि पीपल्स पार्टी जो एक लिबरल प्रोग्रेसिव पार्टी है, और हम क्या सभी चाहते हैं कि एक फेडरेशन की पार्टी जो है वो पंजाब के अंदर अपना एक दम लगाए और उसके अंदर फिर से दे शुड ट्राई टू रीगेन द लॉस्ट ग्राउंड। लेकिन मसला ये है कि सीरियसनेस का हाल आप ये देखिए कि इस कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर जहां पे इतना मीडिया हाइप था, जहां पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने इतना हाइप दिया हुआ दादू में तो जलसा हो रहा था, साहब के इंटरव्यूज हो रहे थे, वहां पर बिलावल साहब एक दफा भी नहीं गए इस कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर। आप पंजाब के अंदर वहां देखिए हाल जो है 5 साल के अंदर मंजूर भट्टू साहब के हाथों नुकसान हुआ, उसके बाद एक रिकंसिलेशन की जो पॉलिसी थी उससे हुआ। अब एक कंफ्यूजन का शिकार है जो हमारी समझ में आता है कि ड्राइविंग सीट पे आसिफ अली जरदारी साहब बैठे हैं या बिलावल भुट्टो साहब बैठे हैं। तो ये पंजाब के अंदर तो बड़ा ही इन्हें इनकलाबी तब्दीलियां लानी पड़ेंगी, जो उस पार्टी जिसका एक इतना बड़ा वोट बैंक था, इतने वर्कर्स थे हजारों, वो अब कहीं ना कहीं इधर हो गए। और ये कैसे कह सकते हैं कि ये इंतखाब में इन्होंने कोशिश नहीं की और पॉलिसी होगी और स्ट्रेटजी अभी अगला बनाएंगे। देखिए, हम समझते हैं कि ये तो बड़े अफसोस की बात है कि मिली मुस्लिम लीग जो जमात दावा की बैक्ड जो पार्टी है, उसका कैंडिडेट इनसे ज्यादा वोट ले गया, या लब्बैक रसूलुल्लाह यानी कि जो मुमताज काजी साहब की तस्वीर लेके चल रहा था, वो इनसे ज्यादा वोट लेके चला गया। हमें तो बड़ा अफसोस है सर। मैं यहाँ पे बोलूँ ना, अभी जो है वो हमारे पास डॉक्टर अब्दुल कयूम सुमरो साहब वो ये कह रहे हैं कि जी देखें टाइम नहीं मिला। हालांकि अभी मैं उनसे भी सवाल पूछ लेता हूँ। कायरत साहब ने खुद कैंपेनिंग की है, वो उन्होंने वहां पर जाके खिताबात किए हैं, आवाम से गुफ्तगू की है, तो वो ये कह रहे हैं ना आप इसको टेस्ट केस तस्वुर करें। उन्होंने कहा कि ये तो इलेक्शन ही दूसरा था, एक तरफ जो है वो मखसूस इदारे को बचाने की कोशिश की जा रही थी और एक तरफ उसके खिलाफ बातें की जा रही थी। तो बोलते हैं पीपल्स पार्टी का तो इसमें लेना देना भी कोई नहीं था। और वो ये कह रहे हैं कि अभी तो हम इलेक्शन की भरपूर तैयारियां कर रहे हैं और आइंदा आने वाले इलेक्शंस में वो बड़े ऑप्टिमिस्टिक है कि पंजाब में पीपल्स पार्टी अपनी पोजिशन दोबारा रीगेन कर लेगी। देखिए, मैं समझता हूँ कि ये इनकी कोशिश होगी, स्ट्रेटजी होगी, लेकिन पंजाब के अंदर इस तरह वापस कम बैक नहीं कर सकते। ये कयूम सुमरो साहब को ही पता है, हमें भी अंदाजा है, आपको भी अंदाजा है। आप ये देखिए कि अगर इसमें सीरियस नहीं थे तो फिर लड़ते ही नहीं। बिल्कुल, ये जो 2000 से कम वोट हैं वो तो एक तरह से सियासी थप्पड़ महसूस कर रहे होंगे इनके वर्कर्स, जो सीरियस वर्कर्स हैं। कमरुज़्ज़मा कायरत साहब, चंद साहब, एहसन साहब और जैसी बड़ी शख्सियात जो मौजूद है पंजाब के अंदर, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नजरियात के साथ जुड़ी हुई हैं, उनको चाहिए था कि एक ऑक्सीजन सिलेंडर मिलता पार्टी लीडरशिप की तरफ से, और बिलावल साहब वहां पे खेमा लगा देते और 2-3 तकारीर कर देते, तो ये वोट बैंक तो बढ़ना था, वर्कर्स तो मोटिवेट होते। देखिए, ये बात सही है कि ये इंतखाबात जो है 2018 की यार्डस्टिक नहीं हो सकते, लेकिन ये इंतखाबात इतने भी गैर अहम नहीं थे कि जिसको ऐसे छोड़ दिया जाए कि कोई लोकल बॉडीज का या कोई यूनियन काउंसिल का इलेक्शन है। देखो बात इसके अंदर सबसे बड़ी बात ये भैया कि PMLN उनका स्टेक्स बहुत हाई थे, तहरीक इंसाफ के स्टेक्स हाई थे। बिल्कुल, पीपल्स पार्टी को ये प्रूव करना था कि अपने वर्कर्स को, अपने वोटर्स को ये पैगाम देना था कि यार हम पंजाब के अंदर हैं और अब जो आएंगे हम कोई कॉन्स्टिट्यूंसी टू कॉन्स्टिट्यूंसी मैनेजमेंट नहीं करेंगे, हम बाकायदा तौर पे यहाँ पे एक मैनिफेस्टो के साथ आएंगे 2018 के इंतखाबात में, जिसमें रोटी कपड़ा मकान और GA भुट्टो, नारे भुट्टो के अलावा
जो रूरल टू अर्बन माइग्रेशन हुई है, पंजाब के नौजवानों के जो मसाइल हैं उसको एड्रेस किया जाएगा। कि हम आगे चलेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को। हाँ। तो लीडर तो देखिए वो होता है जो वहां पर मौजूद हो अवाम के साथ। सिक्योरिटी कंसर्न सबको थे, लेकिन मुझे बड़ा धचका पहुंचा, बहुत ही अफसोस हुआ कि वहां पर कोई भी इनकी पार्टी लीडर नहीं था। और ये नताइज जब बैलेट बॉक्स से निकले तो ये तो बहुत ही अफसोसनाक और बहुत ही ज्यादा जिसपे एक हैरत का क्या बात करें, हम तो सद अफसोस। दूसरी तरफ बात ये कि इस इलेक्शन में जो इंतहा पसंद तंजीमें या कालेधन तंजीमें जो कल की थी, उनका जो वोट बैंक आया है वो मैं समझता हूं कि पाकिस्तान सारी सियासी जमातों के लिए लम्हे फिक्रिया होगा आने वाले इंतखाबात में, लेकिन ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग का वोट बैंक है जो टूटा है उनसे। वो सेंटर ऑफ द राइट या राइट पार्टी समझी जाती थी, उनका एक डिस्कोर्स या बयानिया भी राइट विंग होता था। ये अब उनको एक सेटबैक पहुंचेगा और आने वाले इंतखाबात के अंदर ये बात तय हो गई कि पंजाब जो विफाक की बुनियाद डालता है, हुकूमत जो जिससे बनाई जा सकती है, जिसकी ताकत से, सियासी ताकत से, उसके अंदर इस वक्त दो पार्टी नजर आ रही है, तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग। अफसोस के साथ और आपको पीपल्स पार्टी कहीं नहीं दिखाई दे रही, पैगाम देना था वो कहीं पे नजर नहीं आ रही। ठीक है, वैसे वैसा बहुत बहुत शुक्रिया इस प्रोग्राम में आपने हमें ज्वाइन किया। जनाब वैसे वैसा फरमा रहे थे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए NA 120 का ये इंतखाब लम्हाए फिक्रिया जरूर है। प्रोग्राम दो टोक से फवाद अंदर को इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के बाद।